नमस्ते। मैं सत्य प्रकाश कुमार, आप तमाम जितने भी लोग देख पा रहे हैं आप लोगों को पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं नमस्ते बिहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पे युवा शक्ति अपनी बातों को बेबाकी से बिना किसी के दबाव में लोगों के बीच रख पाए। इन्हीं चंद उद्देश्य के साथ हमने जो है नमस्ते बिहार न्यूज पोर्टल को शुरू किया और आप लोगों का प्यार समर्थन ऐसे ही मिलता जाएगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रंजन यादव नवीन जी, जो कि युवाओं के बीच अपना एक अलग पहचान बनाए हुए हैं और इनका उद्देश्य ही रहा है कि हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं। बन के नेतागिरी करने का शौक नहीं इन्हें, ये चाहते हैं कि समाज के सेवा का दूसरा नाम बन जाओ। इन्हीं चंद उद्देश्य के साथ ये आज जो है समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जो है हम स्वागत करते हैं नमस्ते बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो नवीन जी, आपका स्वागत है नमस्ते बिहार के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नमस्ते बिहार के सभी टीम मेंबर्स को जिन्होंने मुझे अपने आप डिजिटल न्यूज़ पोर्टल पे लाइव लेने का कार्य किया है, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल रहेगा, चूंकि आज जिस प्रकार से यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, यादव को ही यादव से लड़ा दिया जा रहा है, अपने समाज के लोग को आपस में जो है बिखराव करके किसी प्रकार से उनको लड़ाया जा रहा है। क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आप सारथी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाल ही की बात की जाए तो राहुल यादव की हत्या कर दी गई। इसमें इससे पूर्व भी बहुत सारी हत्याएं की गई है यादव समाज से जुड़े लोगों का, जैसे कि जेपी यादव की घटनाओं को देख लिया जाए और पूरे घटना को आज 1 साल हो गए, लेकिन आज भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे बिहार में जितने भी युवा हैं या बिहार से बाहर के जितने भी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हों, ये जो आपस में चंद छोटी छोटी बातों को लेकर जो आपस में विवाद खड़ा करते हैं और उस विवाद को लेकर अपनी प्रतिष्ठा को बना लेते हैं कि हाँ, हमारा कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, जिसके कारण वो अपने ईगो पे ले लेते हैं, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रही बात जातिवाद की कि यादवों को टारगेट किया जाता है, जब कोई भी हत्या हो, दुर्घटना हो, तो इसको मेरे समझ से जातीय रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अपराधी अपराध करता है उनका कोई जाति नहीं होता है। अपराधी अपने आप में एक समाज का एक अलग हिस्सा है। इसी समाज में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका मानसिकता संकुचित हो जाता है और वो इस तरह के जघन्य अपराध करने पे उतारू हो जाते हैं, तो उनको हम लोग किसी जाति विशेष से हम लोग नहीं आंक सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम यदुवंशियों को टारगेट किया जाता है, सवाल यह है कि टारगेट कौन करता है। सबसे बड़ा सवाल, जो अपराध करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको अपने अंदर झांकना होगा कि ये जो घटना को अंजाम हम देने जा रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। तो ये उनकी मानसिकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी वो यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, लाला हो, कोई भी हो, उनको हम लोग उस जाति से हम लोग नहीं आंकेंगे, नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि उसका मानसिकता ही है अपराध करना। अब जैसा कि अभी कटिहार में राहुल यादव
जिसको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता था, काफ़ी वो सक्रिय, सामाजिक तौर पे वो काफ़ी सक्रिय रहा है। वो जी, बहुत हम सारे सोशल जानना चाहते बहुत सारे सोशल वर्क से वो लड़का जुड़ा हुआ था। मामला क्या है वो विचाराधीन है। पुलिस संज्ञान में ली है उस घटना को और उसको जांच कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उसको मारने वाला भी यादव है। तो इसको हम लोग इस रूप से नहीं ले सकते हैं कि यादव ने यादव को मारा। जिसने भी इस तरह का घटना को अंजाम दिया उसको हम लोग केवल अपराधी के ही श्रेणी में हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि उसकी मानसिकता कहीं न कहीं इस समाज से अलग है, जिसने इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हम अगर किसी के परिवार के सदस्य को अगर हम मारते हैं, उसके जीवन को हम लेने का काम करते हैं, उसके बाद उस परिवार का क्या होगा। अगर थोड़ा भी वो सोचा होता जिसने भी ये घटना किया, तो शायद इस तरह का घटना नहीं होता। छोटी छोटी बातें हैं, उसको आपस में हम लोग को मिलजुल कर सुलझा लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को बीच में लाना चाहिए। तो आज की डेट में युवा क्या है कि वो भटक चुके हैं, वो खुद ही फैसला ले लेते हैं कि हमको करना क्या है, जिसके कारण इस तरह का घटना जो है चरम सीमा पर है। जहाँ जहाँ देखिएगा युवा लोग आज की डेट में जो है ज़्यादा इन सब घटनाओं को थोड़ा भी नहीं सोचते हैं आगे पीछे कि क्या होगा। आज मारने वाला भी उतना ही परेशान है, और जिनका परिवार चला गया, जिसने खो दिया, वो तो खैर बहुत ही आहत हैं। हम इस घटना से उस पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। सरकार से भी हमारी मांग है, कटिहार जिला पुलिस प्रशासन से भी हमारी मांग है कि इसमें उचित कार्रवाई हो, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर उस परिवार को न्याय दिया जाए। और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। इस एक और प्रश्न रहेगा सर कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाने वाला अगर कोई समाज है, सबसे लचर स्थिति में पहुंच चुका जो समाज है वो यादव समाज है। यादव समाज ने बहुत सारे नेता दिए हैं। अभी हाल ही में आप बात कीजिए तो भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव, नंद किशोर यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, इतने बड़े बड़े नेता हैं सक्रिय राजनीतिक में जिनके पास बहुत पावर है, फिर भी अपना जो है यादव समाज को इतने नीचे लेवल पे गया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सभी का अपना अपना तरीका है सोचने का कि हम यादव जो हैं निचले पायदान पे हैं। मानते हैं इस बात को कि हमारे समुदाय में शिक्षा जो है उस स्तर पे नहीं मिला है जिस स्तर पे होना चाहिए। हमारे समाज में एक दूसरे का पैर खींचना, एक दूसरे को आगे बढ़ते देखते हैं तो उसमें भी जेलस का भावना होना, ये हम आपके बात से सहमत हैं कि ये तो है। लेकिन सवाल हमारा उन तमाम युवाओं से भी है। आज जाति के ऊपर कोई बात आता है, और हालांकि बिल्कुल सही है कि हमारे बिहार हो, यूपी हो, यादवों में भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जो आज हमारे बिहार ने दिया है, यादवों में भी, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि किसी भी घटना को अगर जातीय रंग दिया जाएगा तो कोई भी बड़ा पॉलिटिकल उस पर कभी भी प्रकाश नहीं डालेंगे, क्योंकि कोई भी हो, यादव हो, लाला हो, भूमियार हो, पंडित हो, राजपूत हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कास्ट अगर राजनीति में आता है तो उनको सभी वर्गों का साथ, सभी जाति धर्म के लोगों का ख्याल रखना उनका परम धर्म होता है। इसलिए किसी भी घटना में, जैसा कि आपने कहा जेपी यादव का घटना हुआ, वहाँ भी कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखा कि जातीय रंग दिया गया, जिसके कारण नेता लोग जो है जो बैकफुट पे आ जाते हैं। तो जाति रंग देने के वजह से, क्योंकि नेता है, उनको राजनीति करना है, जिनको राजनीति करना है, तो वो कहीं भी न तो वो यादव देखेंगे, ना ही वो भूमियार देखेंगे, ना ही राजपूत देखेंगे। तो ये मेरे समझ से ये इस वजह से जो है बड़े पॉलिटिकल इस तरह के जातीय घटनाओं को वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं।
जैसा कि आपने कहा जेपी यादव के बारे में, तो जेपी यादव के साथ जो घटना हुआ, आज सालों बीत गए लेकिन आज भी उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। और बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? जेपी यादव के साथ क्या न्याय होना चाहिए अभी भी या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। हम जेपी यादव को, अगर आप इस घटना के बारे में आप हमसे पूछते हैं कि जेपी यादव के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जेपी यादव को अगर आप एक यादव के रूप में ले रहे हैं तब तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा सोच वैसा नहीं है कि आज जेपी यादव यादव है इस वजह से उनको न्याय मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मेरा सोच है कि मेरा एक प्रश्न रहेगा यहाँ पे, यदि यही घटना किसी अन्य समाज के लोगों के साथ हुआ रहता तो आज बिहार में बहुत जो है दूसरा स्थिति देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं यादव समाज से आते हैं जेपी यादव, इस कारण जो है उनको साल भर बीत जाने के बाद भी वो उनको न्याय नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। देखिए, ये न्याय का जो प्रक्रिया है वो न्यायालय का मामला होता है। उस मामले में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जेपी यादव के मामले में उसमें एफआईआर भी हुआ, चार्जशीट को नहीं पता, एफआईआर हुआ, मामला दर्ज हुआ। अब ये मामला न्यायालय के संज्ञान में है। जहाँ तक जेपी यादव की न्याय की बात है, तो हम आपको अभी पुनः आपको पहले भी बताए कि जेपी यादव यादव हैं, इस वजह से उनको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जेपी यादव इस बिहार, इस समाज, इस देश के नागरिक हैं। उनके उनके घर में जो घटना घटा वो समझ लीजिए कि एक तरह से नरसंहार हुआ। उनके परिवार में गोली चलाया गया उनके ऊपर। वो किसने चलाया, वो ब्राह्मण जाति के थे कि वो राजपूत जाति के थे, उससे मतलब नहीं है, वो कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर ये रखता है कि जेपी यादव इस देश का नागरिक है, उसके साथ क्राइम हुआ, उनके घर में खून का होली हुआ, उनके परिवार को मारा गया, उनके ऊपर भी गोली चली। तो वहाँ पे सुशासन का जहाँ तक बात है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के घटनाओं पे अंकुश लगना चाहिए। आज अगर जेपी यादव की जगह कोई ब्राह्मण जाति भी होता, उसके घर में भी ऐसा घटना हुआ होता और घटना को अंजाम देने वाला कोई यादव जाति होता, तो हम वहाँ भी हम मांग करते। क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा देश लोकतंत्र व्यवस्था पे चलता है। इस लोकतंत्र में सभी एक समान हैं। देश का संविधान सबके लिए बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि जेपी यादव यादव हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। रही बात हमारे समाज का पिछड़ापन का, तो ये पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में एकजुटता नहीं है। हमने पूर्व में यदुवंशी सेना भी एक संगठन हमने चलाया। हालांकि यदुवंशी सेना जरूर यदुवंशी सेना था, लेकिन हमारा जो कार्य करने का जो तरीका था, हमारा जो कार्य करने का जो क्षमता था, हमने अपने व्यवहार, अपने मिठास के वजह से हमने पूरे बिहार में यदुवंशी सेना का संगठन विस्तार किया। जगह जगह गया। ऐसा नहीं था कि जहाँ भी हमने प्रोग्राम किया तो केवल यादव ही आते थे। वहाँ हर एक वर्ग के लोग हमारे पास आते थे और हमको आगे बढ़ने का हमको आशीर्वाद मिलता था। तो ऐसा नहीं है, संगठन कोई भी हो, जातिगत हो या कुछ भी हो, समाज के हर एक वर्गों के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। तो मेरा यही मानना है। देखिए, यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि आज के समय में बिहार में जातिवाद को अलग नहीं रखा जा सकता है। हर एक जाति के लिए अलग अलग पार्टियां निर्धारित है। जैसे कि देख लीजिए, जीतन मांझी हो गए, रामविलास पासवान हो गए, तो और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी हो गए। तो सभी समाज के लोगों का जो है नेता और अपना प्रतिनिधि बना करके विधानसभा में चुन कर भेजते हैं। लेकिन यादव समाज से जो भी नेता आज पावर में है, वो अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा जो लोग अपने समाज से हाशिए पे हैं, जो बिल्कुल? मेरा मानना है कि आपका जो ये प्रश्न है कि सभी समाज, जो भी हमारे देश में जो जातिगत व्यवस्था है, सभी लोग अपने अपने नेता को
मानकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी घटना होता है, कोई भी क्राइम होता है किसी भी देश में, तो घटना देने वाला ना तो वो अपने नेता से पूछता है कि हम इस घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी घटना होता है जो क्राइम को अंजाम देता है वो उसका अपना पर्सनल उसका मानसिकता है, वो उसका व्यक्तिगत सोच होता है, जिसके कारण इस तरह के घटनाओं को वो ये करता है। कोई भी नेता कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ आप उसको मार दो या उसको उसके साथ अभद्र व्यवहार करो, ये उसका आपस का ये है। इसको जातिगत रंग देने की वजह से ही कोई नेता जो है इन सब चीज़ों में नहीं आता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सभी नेता, सभी जात के जो लोग हैं वो अपने अपने नेता को मान लिए हैं, तो मेरे समझ से ये लोकतंत्र की बहुत बड़ा खतरा है और जिससे हमारा देश जो है टूटने के कगार पे जा रहा है। क्योंकि हमारा जो चुनाव होता है, हम जो अपना मत का प्रयोग करते हैं, वो व्यक्ति विशेष के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने क्षेत्र में किसी विधायक को चुन के भेजते हैं या किसी सांसद को चुन के भेजते हैं, तो हमको सबसे पहले उनका आचरण देखना चाहिए, उनका व्यवहार देखना चाहिए, उनका क्या स्वभाव है, व्यवहारिकता उनके अंदर है कि नहीं, तभी हमको ऐसा चुनाव करना चाहिए। क्योंकि इसका चुनाव जो है वो हम लोग खुद ही करते हैं। आज हम लोग चुनते हैं, उनको संसद भेजते हैं, उनको विधानसभा भेजते हैं। आज जब कोई घटना घट जाता है और कोई तरह का क्राइम जो है बढ़ता है, उसके बाद हम लोग दोषी देने लगते हैं हम लोग नेताओं को। नहीं, दोषी अपने आप को वहाँ मानना होगा, उस गलती को स्वीकारना होगा कि हमने ही ऐसा व्यक्ति को चुना और विधानसभा भेजा है और सांसद भेजा है। तो इसलिए दूसरे को हम लोग आरोपित नहीं कर सकते हैं, यह हमारा खुद का चुनाव होता है। आप काफी लंबे समय से बहुत सारे संगठन में काम कर चुके हैं, आपसे काफी सारे युवा जुड़े हुए भी हैं, तो अभी आप साथी सेना संगठन चलाते हैं, तो जो युवा आपसे जुड़े हुए हैं उनको क्या सीख दे पाते हैं इस माध्यम से? जो लोग डिजिटली देख पा रहे हैं उनको भी बताने का आप काम करते हैं अपने संगठन के बारे में। देखिए, संगठन इस देश में हजारों लाखों संगठन होंगे। मुझे नहीं पता कि इस देश में जितने भी संगठन हैं उनका क्या सिद्धांत है, वो किस सोच के साथ जो है काम करते हैं। लेकिन जब हम संगठन बनाते हैं तो संगठन का मतलब ही होता है एक से अधिक। अगर आप एक से अधिक लोग के साथ काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो समाज में सबसे पहला सूत्र है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी वर्गों का ख्याल रखना चाहिए, जातिगत हिंसा नहीं फैलना चाहिए। तो हमने भी सारथी सेना बनाया, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर हमने अपना संगठन को बनाया, क्योंकि सभी को ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में निहत्था, बिना हथियार, बिना किसी सेना के, जिन्होंने अपने पराक्रम, अपने 64 कलाओं से परिपूर्ण हमारे भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े नारायणी सेना बनाए, जिन्होंने उस नारायणी सेना को दुर्योधन को दान करने का काम किया और पांडवों के साथ अकेला निहत्था जो है महाभारत की लड़ाई लड़ी। और क्यों लड़ी महाभारत की लड़ाई? धर्म की रक्षा के लिए, सत्य के विजय के लिए। तो उन्हीं के राह पे चलने के लिए, उनके सोच के साथ, भगवान श्री कृष्ण का सोच कि सबके साथ न्याय हो, सभी को मिलाकर चलने का हम लोग को काम करना है। और भगवान श्री कृष्ण महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के सारथी बने। इन सब सिद्धांतों को देखकर हमने कृष्ण को पढ़ा, हमने कृष्ण को समझा और हमने सारथी सेना जो है हमने बनाया। और सारथी सेना बनाकर पूरे बिहार में, बिहार के 38 जिला, बिहार के बाहर भी अन्य प्रदेशों में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो लड़के हमारे साथ जुड़ना शुरू किए। क्यों जुड़े? क्योंकि हमारा सिद्धांत जो है एक खुला किताब की तरह है, सबको पता है। जो भी मुझे व्यक्तिगत तौर से करीब से मुझे जानने वाले लोग मेरे स्वभाव को भी जानते हैं। मैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ काम करता हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी नाम का एक अंश भी नहीं है। हम हमेशा सकारात्मक पॉजिटिविटी सोचते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई दुश्मन भी है तो उसको भी हम सकारात्मक रूप से उसको हम लेने का काम करते हैं। क्योंकि अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव भी है तो भी वो हमारे समाज का हिस्सा है, उसको
ऐसा कौन सा कार्य करें कि उसके अंदर का नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। हम उस तरह से काम करते हैं और अपने सारथी सेना के तमाम सदस्य, तमाम लड़कों को भी हम यही समझाते हैं कि भाईचारा एकदम कायम रहना चाहिए। आप कृष्ण सुदामा की दोस्ती ही देख लीजिए, मित्रता आप देख लीजिए। सुदामा भी ब्राह्मण थे, लेकिन जब सुदामा उनके द्वार पे जाते हैं तो वही भगवान श्री कृष्ण अपना आसन देने का काम करते हैं, उनका चरण धो के पीने का काम करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम अपने संगठन को आगे बढ़ाए हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि सभी लोग मेरे साथ जुड़े और जुड़े भी हैं। सब लोग सकारात्मक सोच के साथ साथ अपने आस-पास पड़ोस में भी एक अच्छा माहौल बनाने का काम करें और हमेशा खुशी का माहौल रहे। छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा भी ना हो, चूँकि काफ़ी दिनों से हम सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे। आज आपके चैनल पे लाइव आने का मेरा मेन मकसद ये भी था कि जो कटिहार में घटना घटा, वो एक अच्छा लड़का था। व्यक्तिगत रूप से हम राहुल यादव को जानते थे और जहाँ तक सुनने में आया कि यादव ने ही उसको गोली मारी, तो थोड़ा और पीड़ा मेरा बढ़ा कि भाई, जब सब बिहार ही नहीं पूरे संसार के यदुवंशी जब ये कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हुए तो फिर सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम तो सभी एक दूसरे में आपस में परिवार हुए, एक दूसरे के खून हुए। तो फिर भाई क्यों खून का प्यासा बनना। थोड़ा सा भी अगर हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होता, अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचते, अगर हम अपने आप को सोचते कि हम किसी के साथ कोई घटना करेंगे तो उसका परिवार का क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, तो शायद ऐसा इस तरह का घटना बिहार क्या पूरे संसार में ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को पढ़ना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए, उनके राह को अपनाना चाहिए, तो शायद जो है हमारा दिमागी संतुलन जो है वो रास्ते पे आएगा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे, चूंकि आप युवाओं में काफी एक पकड़ है आपको युवाओं में, तो जो युवा इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अगर किसी प्रकार किसी से भी अगर आपका झगड़ा होता है या कोई भी विवाद होता है, तो हम समझते हैं कि इस दुनिया में, इन संसार में एक ही भाषा है जिससे भी आपका झगड़ा हो, दुश्मनी हो, आप उसको अपना परिवार बना सकते हैं, वो है प्यार का भाषा। थोड़ा सा झुक जाने से भी जो है, अगर हम अड़ जाते हैं या हम किसी से विवाद खड़ा करते हैं और हम लोग आन बान शान अगर हम लोग बना लेते हैं तो घटना हो सकता है। इसीलिए मेरा सभी युवाओं से, सभी लोगों से मेरा विनती है कि कहीं भी कोई झगड़ा हो तो एक मुस्कुराहट, हमारे भी बहुत लोगों से झगड़ा होता है, बात भी मनमुटाव भी होता है, लेकिन मेरे में एक आदत है, थोड़ा देर के लिए गुस्सा ज़रूर हम होते हैं, लेकिन जब हम फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके मेरा पहला शब्द होता है सॉरी, शायद मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। ये जो शब्द है ना, इस शब्दों में बहुत ताकत होता है। कितना भी बड़ा से बड़ा झगड़ा हो, कितना भी बड़ा से बड़ा लड़ाई हो, आप अगर प्यार की भाषा अपनाओगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि अगला जो भी आप अपने मन में जो दुश्मनी का जो भावना पाल के रखा है, वो ज़रूर प्रेम में आएगा और आपसे गले मिलने का काम करेगा। तो ये मेरा निवेदन है आपके नमस्ते बिहार चैनल के लाइव के माध्यम से कि सभी युवा जो हैं, कोई भी झगड़ा हो, उस झगड़े को डिस्कशंस करें। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आप जब अपने इस झगड़े को, अपने दुश्मनी को किसी से शेयर करेंगे तो वो आपको आन बान शान की याद दिलाएंगे कि नहीं ऐसे कैसे बोल दिया, उससे बदला लेना है। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम ठंडे दिमाग से अपने परिवार के बारे में सोचकर, जिनसे आपकी झगड़ा होता है उनके परिवार के बारे में सोचकर अगर आप अच्छे ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कभी भी कोई घटना आप पे या किसी दूसरे पे हावी नहीं होगा। ये मेरा मानना है। चलिए, इतना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और काफ़ी सारे लोग आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से और
नमस्ते बिहार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि भैया ने जो आपको बात बताया उन बातों पे आप लोग अमल कीजिए। और युवाओं के बीच काफ़ी अच्छा पकड़ है इनका, और काफ़ी सारे संगठन में ये कार्य कर चुके हैं। इससे पहले ये यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और हाल ही में ये साथी सेना अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, और इनसे काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं। तो इतना कीमती समय देने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों से आग्रह रहेगा कि नमस्ते बिहार के फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग जिस उद्देश्य के साथ युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जहां युवा अपनी बातों को बेबाकी से रख पाएँ, बिना किसी प्रेशर के रख पाएँ। तो आप लोग अपना समर्थन प्यार बनाए रखिए, और हम लोग आपके बीच इसी प्रकार से जो है प्रतिदिन नए नए समाज से बुद्धिजीवी लोगों को ला करके उनके विचारों को आपके बीच रखवाने का काम करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।